तो देखिए अब ये सब करेक्टरिस्टिक्स के आधार पर आकाश तत्व, मैंने बताया ना आकाश तत्व यानी कि आप देखिए कितना जबरदस्त वो है। आकाश तत्व यानी द वोल होराइजन, जैसे मैंने आपको बताया कि जो मंगल वाला व्यक्ति है वो पूरे अनंत में जाने की कोशिश करता है, आकाश तत्व रहता है, तो कितना जोरदार इसका होता है। तो अब मैं अगर क्रम क्षेत्र की बात करूं ऐसे व्यक्ति के, तो सर्वप्रथम तो मैं बात करूंगा तो ऐसा व्यक्ति गीत संगीत में बहुत प्रवीण होता है, गायक कलाकार हो सकता है, गीत सिम्फनी बनाने वाला हो सकता है, गीतकार हो सकता है, संगीतकार हो सकता है, गायक हो सकता है। साथ ही साथ मंगल शनि के प्रभाव होने से धातु इत्यादि के कार्यों से उसको अत्यधिक लाभ हो सकता है। धातुओं को खोजने वाला हो सकता है, मेल्टिंग आदि का कार्य, धातु से बनने वाले गहने, प्रीशियस सेमी प्रीशियस धातु से बनने वाले गहनों का कारोबार कर सकता है। वह व्यक्ति निर्माण कार्य में दक्ष हो सकता है। निर्माण कार्य में शनि मंगल का प्रभाव होने से तो वह निर्माण कार्यों में दक्ष हो सकता है। वह सेना में, पुलिस में हो सकता है, या सुरक्षा व्यवस्थाओं में हो सकता है, या चीजों को प्रोटेक्ट करने की जितनी भी वो होती है उनका वह प्रोटेक्टर हो सकता है ना। सेवा भाव रहता है उसके अंदर, तो ये इन कार्य क्षेत्रों में वो सफल हो सकता है। जमीन के अंदर से जो मिनरल्स एंड मेटल्स निकलते हैं उनका वो निकालने वाला हो सकता है, उनका परिशोधन करने वाला हो सकता है, उनका वह ये धनिष्ठा नक्षत्र व्यक्ति को ज्यादा सर्विसेज प्रोवाइडर बनाती है ना, सर्विस प्रोवाइडर बनाती है। आदमी अपने पराक्रम का प्रयोग दूसरों के लिए करता है, इंजीनियर हो सकता है ना, स्टार ऑफ कंपनी जैसा मैंने आपको बताया वह हो सकता है ना। और ऐसा व्यक्ति जड़ी बूटियों का जानकार हो सकता है, मंगल शनि वाला जड़ी बूटियों का जानकार हो सकता है, या मृत जीवों के से वह जड़ी बूटियां बना सकता है। तो जो ये हकीम लोग जो यूनानी दवाएं बनते हैं उसका ज्ञाता होता है। यूनानी जितनी दवाएं बनते हैं वह पशुओं से बनती है, उनके मृत उससे भी बनती है, तो उनका भी अच्छा जानकार होता है। मर्म निकालने की ताकत होती है। समी का पेड़ लगाया जाता है, तो कार्य क्षेत्र आप निर्भर। अब उसका आचरण व्यवहार कैसा होगा, तो आप दोनों का और अष्टवसु की प्रभाव वो और उसके आकृति बन रही उसको आधार पर आप लगाओगे तो मंगल का सा स्वरूप होगा, यानी व्यक्ति कटीले शरीर का होगा, है ना, पूर्ण गोरा नहीं होगा और पूर्ण काला भी नहीं होगा। अब शनि का प्रभाव राशि को देखेंगे अपन तो कहेंगे यार काला होना चाहिए, लेकिन मंगल को देखोगे तो गोरा होना चाहिए, तो इन बिटवीन होगा, इन बिटवीन, है ना, उसका प्रभाव होगा। अब शनि बहुत लंबा करते हैं, मंगल आदमी की ज्यादा हाइट नहीं देते, तो इसमें इन बिटवीन हाइट होगी उसकी, है ना, दोनों का प्रभाव रहेगा ना, धैर्यवान भी होगा और उतावला भी होगा, यानी शक्ति का सही ढंग से प्रयोग करने वाला होगा। तो उस तरह से आप उसके ज्यादा मोटा नहीं होगा, ज्यादा मोटा नहीं होगा, फास्ट चलता होगा। लेकिन शनि मान लीजिए बलवान है तो ठीक है चलेगा, दूसरों को पालन पोषण की भावना होगी, दूसरों का भला करने का उसका वो होगा, और हमेशा कर्मशील होगा। तो ये सब चीजें आप उसके करेक्टरिस्टिक से लगा के आप, क्योंकि आपको खुद को निकालना है, आपको खुद को एक एक चीज निकालनी है। जैसे मैंने बताया कि पित्त प्रवृत्ति होगी, तो पित्त प्रवृत्ति होगी तो आप सोचोगे अग्नि तत्व की प्रधानता होगी होगी। लेकिन अब सिंह राशि है, वो सॉरी मकर राशि है, तो वह 2 6 10 पृथ्वी तत्व हुई और 3 7 11 वायु तत्व हुई। अब वायु आकाश अग्नि, तो कुंभ का मंगल आदमी को बहुत फास्ट भगाता है, ये आप ऑटोमेटिक आप स्थापित कर सकते हो। ये आपको एक एक चीज मैं इसलिए बता रहा हूं कि आपको स्वयं को ऋषि बनना है, आपको स्वयं को अपना दिमाग लगा के चीजें निकालनी है। अब जैसे मैंने बताया कि इसकी योनि धनिष्ठा है, तो वो सिंह है। अब ये सब क्वालिटी अगर आप देखने जाओगे तो सिंह में मिलेगी आपको। तो ऐसे ही इनको योनि ऐसे ही नहीं दे दी कि मेरे ध्यान आ गया चलिए इसकी सिंह योनि कर देता हूँ, इसकी गाय योनि कर देता हूँ। तो आप खोजोगे ना तो आपको उसका प्रभाव पता चलेगा। फिर अगर आप वैसे भी जाओगे तो दसम भाव पिता का होता है, और जो शेर है या सूर्य को रिप्रेजेंट करता है तो वह पिता को रिप्रेजेंट करता है। बल शक्ति का पर्यायवाची होता है शेर, शेर से ज्यादा बलवान कोई नहीं होता। तो दसम भाव का सूर्य। अब 10वीं राशि जो है वो हमारे दसम भाव में पड़ती है, जो दोपहर है, जहाँ सबसे ज्यादा गर्मी पड़ती है। अब उस गर्मी पे किसी व्यक्ति को थोड़ी सी शांति मिल जाए, इतनी बड़ी बात है।
तो इस तरह से आप एक-एक चीज़ को इम्प्लीमेंट करोगे तो आपको बहुत आनंद आएगा। तो इनकी योनि ऐसे ही नहीं रख दी, इसका तत्व ऐसे ही नहीं रख दिया गया कि भैया आकाश तत्व है। अच्छा मैं भूल गया, अब ये कौन-सा गुणी होगा जी? सतोगुणी होगा, तमोगुणी और रजोगुणी? हेलो, सर रजोगुणी, बताएँगे? नहीं, रजोगुणी। ये तमोगुणी होगा। पाप ग्रह है ना मंगल। अच्छा सर। हाँ, मंगल पाप ग्रह है ना, तो तमोगुणी होगा। अब देखिए, तमोगुण इच्छा शक्ति थी। तमोगुण जो है वो इच्छा शक्ति है। मेरी इच्छाएँ ही मर जाएगी, उनका दमन हो जाएगा, मैं सतोगुणी हो जाऊँगा तो मैं पराक्रम करूँगा ही नहीं। जब मेरी कोई इच्छा ही नहीं है ना? मैं सिर्फ़ भगवान में ही होना चाहती हूँ, तो मैं वो पराक्रम नहीं करूँगा जो भौतिक जीवन के आनंद मेरे को देते हैं। तो मैं बाँसुरी नहीं बजाऊँगा, मैं तो एकांतवास में अकेला बैठ के प्रभु की आराधना करूँगा कि हे प्रभु मेरे को मरने के बाद अपने अंदर आत्मसात कर लेना। मेरे को इस भवसागर से तराना। तो मैं म्यूज़िक नहीं सुनूँगा। लेकिन मैं भौतिक जीवन में हूँ, मैं सफलता प्राप्त करूँगा, आई आई विल सेलिब्रेट, है ना? है ना? तमोगुणी के अपने प्रभाव होते हैं, इच्छा शक्ति बहुत होती है। तो तमोगुण जो है वह भौतिकता की ओर आदमी को बढ़ाता है, उसकी बहुत ज़्यादा प्रभाव होने पे अशुभ परिणाम आते हैं, पर सुबुत्व के साथ वो परिणाम आए तो बहुत बढ़िया, ठीक है ना? तो इस तरह से एक-एक चीज़ को मैं इतना बारीक इसलिए समझा रहा हूँ कि आप रट के कितने दिन करोगे? अब धनिष्ठा पीठ में है, पीठ में निवास बताया गया। अब धनिष्ठा नक्षत्र में मान लीजिए केतु देव की उपस्थिति हो गई, तो निश्चित मानिए व्यक्ति के पथरी होगी और उसके पीठ में दर्द होंगे। अब इसमें क्या है, उसकी रीढ़ की हड्डी मजबूत रहेगी लेकिन, क्यों? क्योंकि कुंडलिनी मंगल रिप्रेजेंट करते हैं और शनिवत राहु, राहु जो है शनिवत है और कुंडली जो हमारी स्पाइन है उसके स्वामी राहु ही है। अगर वो सुख प्राप्त किए तो स्पाइन में प्रॉब्लम नहीं हो सकती, है ना? और मंगल स्पाइन को सुरक्षित रखने का कार्य करते हैं। अत्यधिक पीड़ित मंगल होने पर ही आदमी के स्पाइन से संबंधित प्रॉब्लम्स होती है। तो ये चीज़ समझ में आ रही होगी, मेरे को लगता है कुछ आपको नहीं समझ में आ रहा हो तो मैं और थोड़ा विस्तृत करने की कोशिश करूँ। थोड़ा आप अपना व्यू दे सकते हैं मेरे को। हेलो? सर हाँ, समझ में कपिल जी, अच्छा आ रहा है। आ रहा है। नहीं कोई और विशेष कुछ बात इसमें आपको लगती हो कि नहीं और थोड़ा-सा एलॉबरेट किया जाए, तो मैं उसपे और अपना फ़ोकस कर सकता हूँ। देखिए, नक्षत्र पे जितनी बात करेंगे उतना कम है। अभी बहुत-बहुत कुछ आगे जाना है। पर मैं अभी जो बेसिक्स और एसेंशियल थिंग्स हैं, उन पे ही आपको फ़ोकस करा रहा हूँ। और बार-बार मैं इस चीज़ों को आपको बार-बार स्ट्रेस इसलिए दे रहा हूँ कि आप मर्म को पकड़ने की कोशिश करेंगे। तो मर्म को पकड़ेंगे तो आपको आनंद आएगा। आप राशि को पकड़ेंगे, आप ग्रह को भी पकड़ेंगे, आप भाव को भी पकड़ेंगे, आप नक्षत्र को पकड़ेंगे, अकॉर्डिंगली उनमें संबंध स्थापित करेंगे। संबंध स्थापित करके उनका धर्म स्थापित करके आप रिजल्ट निकालने की कोशिश करेंगे। और मेरा ये सोचना है, देन यू विल फाइंड द रिजल्ट्स। और आपके रिजल्ट्स बिल्कुल परफेक्ट जाएँगे। बहुत ज़्यादा टेक्निकलिटीज़ में आदमी चला जाता है तो मर्म को खो देता है और मर्म को जब खोल देता है तो उसमें आनंद की प्राप्ति कम हो जाती है और जब आनंद कम हो जाता है तो पढ़ाई से ध्यान हट जाता है। तो आप ज़्यादा टेक्निकलिटीज़ में मत जाइए, एक सहज भाव में जाइए। ये सब उसी प्रकार बिहेव करते हैं जैसे सामान्य परिस्थिति में एक सामान्य व्यक्ति करता है ना? उसी प्रकार बिहेव उसी तरह स्थापित करने की कोशिश की तो जो इसमें एक्स्ट्राऑर्डिनरी थिंग्स है दैट वी विल डिस्कस ऑन 3rd एंड 4th लेवल, 4th स्पेशली एंड उसमें तो हम बहुत ऊँची लेवल की बात करेंगे और 3rd में भी करेंगे। तो अभी आपने उसको एक सहज भाव में लीजिए, है ना? जो इनके कैरेक्टरिस्टिक्स हैं। तो मैं आगे चलूँ? हाँ, एक चीज़ और बता देता हूँ कि जो आप लोगों ने सुना होगा कि भई अभी पंचक लग गए, पंचक चल रहे हैं, है ना? पंचक के बारे में और विस्तृत बात करेंगे लेकिन धनिष्ठा के आधे धनिष्ठा मतलब 2 धनिष्ठा के 2 चरण के बाद पंचक शुरू हो जाते हैं और वह रेवती पे जाके खत्म होते हैं। इस समय कुछ कार्य विशेष है जो नहीं किए जाते। दक्षिण दिशा विशेष की यात्रा नहीं की जाती, वो मैं पंचक पे जब बात करूँगा और 5 तरह के पंचक होते हैं। उसमें में रोग पंचक हो, चाहे चोर पंचक हो, चाहे राज पंचक हो, चाहे अग्नि पंचक हो, चाहे मृत्यु पंचक हो, उसपे मैं आगे बात करूँगा कि रोग पंचक क्या होता है, वो पंचक पे मैं बात करूँगा लेकिन पंचक यहाँ से शुरू होते हैं, वो आपको पता होना चाहिए।
धनिष्ठा नक्षत्र का एक और संबंध श्रवण कुमार से है। श्रवण कुमार से धनिष्ठा नक्षत्र का भी एक संबंध है, वो भी मैं आपको बाद में समझाऊंगा, जो पंचक पे कहलाता है ना। वो पूरी कहानी हम बाद में बात करेंगे। धनिष्ठा से उसका संबंध है, और श्रवण की पत्नी का नाम रेवती था। वो मैं आगे आपको लूंगा, क्योंकि अभी वो एक साथ रेवती पे जाके मैं उसको कंक्लूड करूंगा, राइट। अब नेक्स्ट वन इज 24th, दैट इज सतभिषा। आप नाम से समझ गए होंगे, सतभिषा। सत यानी 100 और भिषा यानी डॉक्टर, भेषज, भिषा भेषज डॉक्टर। जैसे कहते हैं ना कि भोजन के शुरू से पहले जल पीना चाहिए, तो भोजन एक श्लोक है, देखो, भोजन प्रारंभ अमृतम जलम, भोजन मध्य, भोजन अंते अंते भेषजम, भेषजम जलम। भोजन के अंत में नहीं, भोजन प्रारंभ भेषजम जलम वारी, ऐसा है कि भोजन के पहले पिया गया पानी जो है वह अमृत के समान कार्य करता है, और भोजन के मध्य में मोरी मोरी पानी यानी थोड़ा थोड़ा पिया हुआ पानी शुद्ध करता है, और भोजन के अंत में विषम बारी, भोजन अंते विषम बारी, यानी भोजन के अंत में विष के समान पानी होता है। तो विषा यानी डॉक्टर, 100 विषा, 100 डॉक्टर्स, सतविषा, सतविषा यानी 100 डॉक्टर्स। राहु का नक्षत्र है, राहु का नक्षत्र है। अच्छा, मैंने उसमें आपको ये नहीं बताया था, धनिष्ठा जो है वह कौन सा गण है, तो वह राक्षस गण है, वो आपको ध्यान जाना चाहिए, वो राक्षस गण है। राहु का ये नक्षत्र भी राक्षस गण है ना, देव मनुष्य और राक्षस, तो राक्षस गण है। सतभिषा, सतभिषा जो है ये कुंभ राशि में पड़ता है पूरा का पूरा, तो कुंभ के स्वामी शनि प्लस राहु है ना, आप समझ गए। सतभिषा का जो अधिष्ठात्री देवता है वह है वरुण, इनका पानी से सीधा सीधा संबंध है, वरुण है ना। तो आप देखेंगे कि शनिवत राहु, तो शनि और राहु, और कुंभ राशि जो है वह शनि की एक, सॉरी, राहु की कई जगह सिंह राशि को मूल त्रिकोण राशि कहा गया है, लेकिन चर दशाओं का विश्लेषण करेंगे तो पारसरी में कुंभ राशि भी राहु की राशि कही गई है। कुंभ राशि से 4 राशि आगे तक राहु बहुत बलवान होते हैं, है ना, 4 राशि आगे तक बहुत बलवान होते हैं। तो अब ये पूर्ण प्रभाव है राहु और शनि का। अगर सतभिषा नक्षत्र में हो और शनि राहु बलवान हो तो व्यक्ति डॉक्टर होता है। अब डॉक्टर का मतलब ये नहीं कि वो शारीरिक इलाज ही करेगा, वह दवा निर्माता हो सकता है, वह विष का डॉक्टर हो सकता है, वह अपनी बोली वाणी से हीलर हो सकता है, नेचुरोपैथिस्ट हो सकता है, उसके क्रियाक्रमों से लोग ठीक हो जाते हैं। कई लोग आपने देखा होगा हाथ फेरते हैं और व्यक्ति ठीक हो जाता है। अब अपने अगर उसमें जाओगे तो वो कहेंगे ये तो सब बेकार की बातें, ऐसा हो नहीं सकता, पर ऐसा होता है। जिस व्यक्ति का राहु शनि बलवान हो तो ये माया योग बनता है, और माया योग में अगर सतविषा नक्षत्र हो और बलवान हो जाए, और ऐसे में भी राहु अगर स्वाति में चले जाए, राहु स्वाति में चले जाए, सतविषा में शनि हो और वो अगर संबंध कर ले शुभ स्थान पे होकर, तो व्यक्ति अपने हाथ जब फेरेगा ना, तो वो आदमी के ऊपर से जितना भी मेलिफिकेशन है वो दूर होता हुआ नजर आएगा, और वो आदमी थोड़ी देर में ऐसा महसूस करेगा यार मेरे ऊपर से टनों वजन हट गया। तो ये नेचुरल है, आप देखना किसी के हो तो, ठीक है ना। तो तो इसका जो सतविषा की जो योनि है वह गज योनि है, सॉरी, अश्व योनि है, सतविषा की अश्व योनि है। सतविषा नक्षत्र में जो वरुण इसके स्वामी होते हैं। अब वरुण तो आप देखिए पानी के बिना क्या है, तो वरुण देव का इस पे अपना प्रभाव होता है, राहु का प्रभाव रहता है। सतविषा जो है चर नक्षत्र है, सतविषा जो है वो एक पुरुष नक्षत्र है,
सतविसा जो है वो अधोमुखी है ना। ऐसे ये जो है वो वात प्रवृत्ति होगा, है ना, आदि नाड़ी होगा, ये सब लिख सकते हैं। सतविसा में व्यक्ति को कदम का पेड़ लगाना चाहिए, और बरामीर के अनुसार सतविसा को ठोड़ी में कहा गया है। हमारी ठोड़ी होती है ना, ये सतविसा, ये ठोड़ी, ये सतविसा, ये सतविसा है, इसमें ये कहा गया है। तो इस तरह से सतविसा नक्षत्र का अब आप, जो मैंने आपको धनिष्ठा का बताया, वो सब इस पे आप स्थापित करके देखिए, आप लगा के देखिए कि आपको कितना राहु शनि का प्रभाव। अब ऐसे में राहु शनि संबंध करके बैठे हुए हों, और उसमें जो सुबत्व पैदा कर रहे हैं वो वरुण देव है ना, जो सुबत्व पैदा कर रहे हैं वो वरुण देव। तो ऐसे में अगर राहु शनि दोनों शुभ होकर, शुभ स्थान से होकर आपस में संबंध कर लें, मान लीजिए किसी का तुला लगन है, तुला लगन है, उसमें शनि देव मान लीजिए चतुर्थ में बैठे हुए हैं, राहु दशम में बैठे हुए हैं, तो ऐसा व्यक्ति है ना, विंस द कंक्लूज द वर्ल्ड, है ना, मायावी होता है। मायावी मतलब वो मरे हुए को भी अगर मिट्टी उठा के देकर जिंदा हो जाएगा, तो वो उसमें एक स्पेशल क्वालिटी आ जाती है ना, स्पेशल क्वालिटी आ जाती है, स्पेशल वो हो जाती है। तो ये इस नक्षत्र का प्रभाव है। योनि अश्व की होती है तो शक्ति होती है, तेजी होती है। वरुण का, वरुण यानी जल, जल के राजा है वरुण, आप जानते हो जल के बिना कुछ भी नहीं है। तो वो कितना शानदार प्रभाव। अब हम कुंडली पढ़ रहे हैं, हम राहु शनि का योग देते हैं, सापित कुंडली बोल देते हैं, सही भी है दोनों का। लेकिन उसमें अगर उनको सुबत्व प्राप्त हो गया तो वह कितनी जोरदार होगी। उसको आप डॉक्टर बनवा दो, हीलर बनवा दो, उसको जादूगर बनवा दो, है ना, उसको मर्म ज्ञान वेता बनवा दो, वो कितना जोरदार आगे चला जाएगा, है ना। तो सतविसा वाला व्यक्ति जो है वो डॉक्टर्स होते हैं, हीलर्स होते हैं, अपनी बोली वाणी से हील करने वाले होते हैं, देव गुरु, वो गुरु हो सकते हैं, मायावी हो सकते हैं, जादूगर हो सकते हैं, जल का व्यापार करने वाले हो सकते हैं, जल से उत्पन्न चीजों का व्यापार करने वाले हो सकते हैं, बिस्लेरी जैसा व्यापार करने वाले हो सकते हैं। तो वो सब आपको अपने हिसाब से निकालना है। अब इसकी प्रकृति, इस व्यक्ति की, जो सतविसा का व्यक्ति होगा वो आप कैसे पहचानोगे? उसका रंग सांवला होगा, पतला होगा, तेज होगा, लेकिन चीजों को बहुत जल्दी भाप लेने की शक्ति होगी, बहुत तेज चलता होगा, बहुत तेज चलायमान होता होगा, बहुत जल्दी चीजों को ग्रेस्प कर लेता है, बहुत जल्दी जवाब देता है, बहुत, है ना, और चीजों को हैंडल करके उनको गवर्न करने की उसके पास पावर होती है। खट पूरी चीजों को अपने पावर में ले लेगा, अगर वो सुबत्व लिए है। पापत्य लिए है तो आप उसके उल्टा गिनिए। तो ये सतविसा नक्षत्र। अब सतविसा की योनि अश्व होती है, मैंने आपको बताया। पाया जो है यहाँ पे सतविसा में पाया तांबे का ही रहेगा, सतविसा से चेंज होता है ना। पाया इसका ये है। तत्व की बात करें तो आकाश तत्व है, आकाश तत्व है। और गुणों की बात करें तो ये तमोगुणी है, राहु का है ना, तो तमोगुणी है। तो ये सब चीजें आप स्थापित करेंगे, मैं समझता हूँ आप करेंगे इस। चलो, सतविसा के बारे में और कोई कुछ विशेष कुछ बताना चाहेगा? सर, सतविसा नक्षत्र में अगर कोई बीमार हो जाता है तो वो 100 दिन तक क्या बीमार रहता है? ऐसा कुछ लंबे समय तक बीमार रहता है? 100 नहीं, 100 वो 100 भेषज कहे हैं, 100 डॉक्टर्स कहेंगे हैं। पर राहु के नक्षत्र, ये क्वेश्चन अलग टाइप से है कि अगर कोई व्यक्ति पाप वार को, पाप नक्षत्रों में और पाप ग्रहों के उसमें या पाप तिथियों पर अगर बीमार पड़ता है तो वह बहुत लंबे समय तक बीमार रहता है। जैसे मान लीजिए कोई व्यक्ति मंगलवार, शनिवार और रविवार को बीमार हो जाए, अश्लेषा, ज्येष्ठा, मूल, नाम से आपके पूर्वाषाढ़ा, और एक और है, और ये आद्रा, इनमें अगर बीमार हो जाए, 1, 6, 11 जो तिथि है उसका अंतिम चरण हो, उसकी अगली तिथि आ रही हो, उनमें बीमार हो जाए, है ना, या ऐसे टाइम पे बीमार हो जाए जब चंद्रमा 6, 8, 12 में बैठे हों,
या ऐसे ग्रह की दशा अंतरदशा में बीमार हो जाए जो पापी हो और कहीं 6-8-12 से संबंध करते हो, तो वह बीमारी बहुत स्थायी, चिर स्थायी जाती है, बहुत लंबी हो जाती है ना। पूर्वाषाढ़ा के साथ साथ विशाखा भी लंबी बीमारी देता है, और आद्रा है जी। हेलो। तो अगर वह ऐसे टाइम पे बीमार हुआ जब राहु शनिदेव का प्रभाव है, तो वह लंबे समय तक बीमार रहेगा। हाँ, अमावस्या को बीमार हो जाए, कृष्ण पक्ष चतुर्दशी को बीमार हो जाए, सूर्य संक्रांति हो उस समय बीमार हो जाए, है ना, विषुवतीकरण में बीमार हो जाए, तो ये ऐसी अशुभ स्थितियां हैं जिसमें बीमार होने पर व्यक्ति जो है ना वह लंबा बीमारी को झेलता है। अशुभ माह भी कहे गए हैं, उन अशुभ माहों में भी अगर बीमार होता है तो बीमारी थोड़ी भारी होती है। इसलिए कहा गया कि 10वें 11वें महीने में आदमी को थोड़ा सतर्क रहना चाहिए, उस समय बीमार नहीं होना चाहिए। ठीक है ना। और कोई क्वेश्चन? बहुत बढ़िया बात बताई आपने, उससे एक बात और निकल के आई। तो आप समझ गए ना कि अशुभत्व का कितना प्रभाव होता है। और कोई बात? हेलो। कदम का पेड़ लगाया जाता है इसके अंदर, मैंने बताया आपको, सतविशा में कदम का पेड़ लगाना चाहिए। कदम के पेड़ में बहुत जबरदस्त खुशबू आती है, इसके फूल में बहुत जबरदस्त खुशबू आती है, और इसके फूल है ना सूखने के बाद ऐसे अपने रुद्राक्ष की तरह हो जाते हैं। तो जिन व्यक्ति के ऐसी स्थिति हो वह इनको अपने घर में रख सकते हैं या अपने जेब में रख सकते हैं। गोल होते हैं, और राहु में वैसे भी गोल चीजें रखने का बड़ा लाभ होता है। तो उसको आप रुद्राक्ष, इसकी कदम की फूल की सूखी हुई वो रुद्राक्ष की तरह होती है, वो दे देंगे तो बहुत लाभ होगा, बहुत लाभ होगा। ठीक है ना। और कोई बताना चाहे कुछ? किसी का है अपने में से? हेलो। हेलो। किसी का है? एक चीज और बताता हूँ, सतविशा वाला व्यक्ति है ना बहुत तगड़ा ज्योतिषी बनता है, तांत्रिक बनता है, तंत्र मंत्र का ज्ञाता होता है, तांत्रिक बनता है, मायावी होता है, ज्योतिषी होता है। और ज्योतिष में इंट्यूटिव पावर बहुत तगड़ी होती है उसकी, बहुत जबरदस्त, बहुत जोरदार। तो सतविशा वाला व्यक्ति बहुत, और जो मत्स्य योग है उसमें अगर सतविशा का भी संबंध हो जाए तो बहुत शानदार। तो मैं समझता हूँ सतविशा क्लियर। कोई कुछ और पूछना चाहे तो पूछ लें। हाँ उत्तम जी। हेलो। मैं चाहता हूँ आप चारों पांचों खत्म कर दी। यस सर। हाँ क्लियर। हाँ सर, हाँ क्लियर है सर। कोई विशेष कोई बात? क्लियर। अब मैं आता हूँ 25वां नक्षत्र, जैसे पूर्वा भाद्रपद। पूर्वा भाद्रपद, पूर्वा यानी पहले से, भाद्र यानी शुभ, और पद यानी पैर, जो पहले से ही शुभ है। पूर्वा भाद्रपद, कुंभ राशि, गुरु, ये सॉरी, हाँ, और गुरु, इसके गुरु का नक्षत्र है। इसके दो टुकड़े होंगे 3:1:3, नहीं 3:1 में टुकड़े होंगे। गुरु का नक्षत्र है। राशि, इसका जो राशि से वो शनि है। पूर्व भाद्रपद का जो ब्रह्मांड में इसके जो अधिष्ठात्री देवता है वो अहिर्बुद्धन्य है, सॉरी अजयकपाद। इसके जो अधिष्ठात्री देवता हैं वो है अजयकपाद यानी एक पांव की बकरी। इसका सीधा संबंध नटराज से किया जाता है, भगवान शिव के नटराज रूप से, जहां उन्होंने एक पैर पे पूरे दुनिया को हिला देने वाला नृत्य किया था, तो भगवान शिव का उससे संबंध है। तो अजयकपाद यानी एक पैर की बकरी, जो, अब एक पैर पे बकरी का मतलब है जो निरंतर कुछ न कुछ करना चाहती है, निरंतर आगे बढ़ना चाहती है, जिसके पास शक्ति है, जो अपनी शक्ति से आपको भाव विभोर भी कर सकती है तो आपको बर्बाद भी कर सकती है, दोनों शक्तियां इसके अंदर है। तो अजयकपाद गुरु है तो सतगुणी है, शनि का प्रभाव है तो गुरु शनि का योग, धर्मादि कर्माधिपति योग, श्रेष्ठ वन आदमी अगर सुबत्व प्राप्त हो तो हाईएस्ट लेवल ऑफ
स्पिरिचुअलिज्म को प्राप्त कर सकता है, बहुत जबरदस्त ऊंचाइयों को प्राप्त करता है। ब्रह्मांड में जो इसका चित्र बनता है वो बनता है अर्थी की अगली टांगे, अगले पाए, सॉरी टांगे की जगह पाए लिख देता हूं, अर्थी के अगले पाए, या दूसरा कहते हैं कि स्कोर्सिंग फेसेस। स्कोर्सिंग फेसेस मतलब दो जले हुए चेहरे, जिनको मतलब ऐसे व्यक्ति का करेक्टर ड्यूल होता है, डबल करेक्टर होता है। पूर्वा भाद्रपद वाला व्यक्ति जो है डबल करेक्टर जीता है। जितने भी व्यक्ति बहुत अच्छे क्षेत्र में होकर गलत कार्यों को गुप्त रूप से करते हैं, वह अधिकांश लोग पूर्वा भाद्रपद के मिलेंगे आपको। समझ रहे हो आप? जैसे वो जो कौन था वो प्रोफेसर था, आतंककारी बन गया, वो ऐसे मिलेंगे। जैसे अभी एक वो जज साहब जैसे पकड़े गए भरतपुर में, वैसे लोग मिलेंगे। तो ये बहुत ही मिस्टिक नक्षत्र है, बहुत ही मिस्टिक। इसका एनालिसिस आदमी को बहुत बारीकी से करना है, क्योंकि आपने पढ़ने में जरा सी गलती कर दी तो आप बिल्कुल उल्टा बता जाएंगे। अगर ये शुभत्व लिया हुआ है, अगर ये शुभ ग्रहों से युक्त है, शुभ भावों में बन रहा है, शुभत्व लिया हुआ है, तो ऐसा व्यक्ति बहुत अच्छा होता है, बहुत उत्तम, बहुत ज्ञानवान, मतलब अल्टीमेट। ऑन द कॉन्ट्रेरी, अगर उसमें पापत्व है, शनि की प्रधानता है, अशुभ स्थानों की प्रधानता है, तो वह व्यक्ति जो है कब रूप पलट के एक डिस्ट्रक्टिव मास डिस्ट्रक्शन का कारक बन सकता है। मतलब एक मिस्टिक, टोटल मिस्टिक नक्षत्र है ये, बहुत ही अलग तरीके का। क्योंकि इसमें गुरु शनि, इनमें कौन किसको गवर्न कर रहा है, इसका विश्लेषण अत्यधिक आवश्यक है। साथ में अजयपात की क्या रूल है, क्या स्थिति है, कि वह आपको एंटरटेनर है या आपके डिस्ट्रॉयर है, कि भगवान नटराज रुष्ट होकर नाच रहे हैं या खुश होकर नाच रहे हैं, वह आपको निर्णय करना पड़ेगा इन दोनों के उससे, इनके नक्षत्रों की कुंडली में लगने से संबंध के आधार पर। ठीक है ना? और जैसा मैंने बताया इस तरह के वो बनते हैं। 25वां नक्षत्र है, ये भी मूलों का नक्षत्र है। पूर्वा भाद्रपद जो है वह सिंह योनि कहा गया, सिंह योनि होता है। पूर्वा भाद्रपद में नीम का पेड़ लगाते हैं लोग। ये कई पूर्वा उत्तरा में नीम और आम का एक चक्कर है, तो उसमें उत्तरा भाद्रपद में आम का लगाया जाता है, इसमें नीम का पेड़ लगाते हैं। और पूर्व भाद्रपद आप समझ रहे हो कि दोनों का जो स्थान है वो पैरों में कहा गया है। ये सतोगुणी नक्षत्र है। सतोगुणी में अगर गुरु बलवान हो जाए तो 100% सतोगुणी है ना? अब इसमें जब गुरु बल थोड़े कमजोर हो जाए और शनि बलवान हो जाए, तो आदमी चाहता तो है ऊंचाई पे पहुंचना, तो वो व्यवस्थाओं से विद्रोह कर देता है। तो पद तो मिल जाएगा उसको, व्यवस्था भी मिल जाएगी, लेकिन वो विद्रोह कर देगा। तो जब भी मौका मिलेगा ना, तो वह डिस्ट्रॉयर हो जाएगा, है ना? इस तरह से आदमी जो है पठन पाठन के क्षेत्र में बहुत होता है, लेक्चरर प्रोफेसर बनते हैं ऐसे लोग, आविष्कारकर्ता बनते हैं ऐसे लोग। ऐसे लोग जो है वो ब्रह्मांड की शक्तियों से चीजों को उत्पन्न करने वाले बनते हैं। ऐसे लोगों के अंदर जो ये मानो आप शून्य से चीजें पैदा करने की ताकत होती है ना? मोटिवेटर होते हैं, लीडर्स होते हैं, है ना? लीडर्स होते हैं ऐसे लोग। तो ये पूर्वा भाद्रपद है, ये उग्र नक्षत्र है, ये उग्र नक्षत्र है। तो पूर्व उग्र नक्षत्र का अपना प्रभाव होता है। पूर्वा भाद्रपद जो अधोमुखी है, उग्र नक्षत्र है, पुरुष नक्षत्र है। तो ये सब चीजें आप स्थापित करोगे। और योनि मैंने बताया आपको, सिंह की योनि होती है, उसका प्रभाव इस पे रहता ही रहता है। तो ये सब आप स्थापित करोगे तो आपको पता चलेगा कि नक्षत्र का कैसे विश्लेषण होता है। मूल का नक्षत्र है, आकाश तत्व है, वो आप स्थापित करोगे। वृक्ष इसमें नीम का लगाया जाता है ना? तो आप वह भी लगवा सकते हो, उससे रेमेडी कर सकते हो। अगर रतन की बात करें तो आप इसमें गुरु का रतन पहनवाओगे, लेकिन वही यह बहुत सोच अध्ययन के बाद निर्णय करना है, जल्दबाजी में निर्णय नहीं करना है ना? हर नक्षत्र का अपना एक मंत्र कहा गया है।
वो अपन आगे डिस्कस करेंगे, ठीक है जी। और अगर उनकी बात करें तो खेकी खू खे खो गैगी गूगे गो, गैगी गूगे गो यहाँ, और गैगी गूगे गो सासी सुसे सो, तो सासी सुसे सो वो पूर्वा गैगी गूगे गो खत्म होंगे यहाँ, और पूर्वा उत्तरा में सासी सुसे सो आएंगे। तो इस तरह से इनका शब्द है, वो शब्दों से भी आप चयन कर सकते हो। पाए की बात करेंगे तो यहाँ पे स्वर्ण पाया कहा गया, कई जगह यहाँ लोहे का पाया गया, ये थोड़ा विरोधाभास है। कई लोग जो है कृतिका, रोहिणी और मृगशिरा को स्वर्ण पाया मानते हैं, कई लोग इसको स्वर्ण पाया मानते हैं, तो उसमें थोड़ा सा विरोधाभास है ना, वो पंचांग में दोनों लिखे रहते हैं। ठीक है, मैं आगे चलूं, इस पे कोई कुछ बोलना चाहे, इस पे कोई कुछ बोलना चाहे? हाँ जी हितेश जी, हेलो। हाँ सर। हाँ कुछ सर बताना चाहो? बहुत अच्छा सर, बहुत मजा आ रहा। हाँ तो ये अपन को देखने हैं। अब जैसे मैं बोलता हूँ गण, हाँ गण। ये पूर्वा भाद्रपद जो है ये राक्षस गण है, पूर्वा भाद्रपद राक्षस गण है, राइट। और कुछ? ठीक है आगे चलूं। ओके, अब आता है उत्तरा भाद्रपद, द वॉरियर स्टार। उत्तरा भाद्रपद, उत्तरा यानी बाद में जिसके पैर भाग्यशाली हो। इसके जो अब ये मीन में आ गया, उसमें सॉरी उसमें आपने देखा होगा, मैं थोड़ा सा गलती कर गया कि उसमें डिवीजन था 3:1 का, तो एक उसमें गुरु आ रहे थे। तो अगर पूर्वा भाद्रपद के अंतिम चरण में किसी का जन्म है तो वह बहुत बढ़िया, वह बहुत बढ़िया, क्योंकि उसमें गुरु गुरु और शनि, ठीक है ना, वो थोड़ा ध्यान देखने वाली बात है। ये जो है शनि के नक्षत्र है और राशि मीन पड़ती है, और मीन का स्वामी गुरु है। यहाँ पे भी वो की वो स्थितियां बन रही आप देखोगे। अर्थी के पिछले पाए और वही स्कोर्सिंग, फिर से दो चेहरे, और इसके जो स्वामी है वो अहिर बुद्धन्य, अहिर बुद्धन्य, बुद्धन्य। अहिर बुद्धन्य कौन? समुद्र के शुभकारी नाग, एक नाग है जो समुद्र में रहते हैं। ये आपको पता ही होगा कि नाग और सर्प में क्या अंतर होता है। नाग जिनके बहुत सारे मुख होते हैं वो नाग कहलाते हैं, और कई लोग ऐसा भी कहते हैं कि पिछले हिस्से को नाग का, लेकिन नाग का विश्लेषण ये है कि नाग वो जिनके बहुत सारे मुख होते हैं। तो ये समुद्र के शुभकारी नाग हैं, है ना। इसका भी जो चित्र बनता है, दो अर्थी के पिछले पाए या दो चेहरे के रूप में। इसके जो स्वामी है वो शनि है, विश्वंतरीनाथ, और जो राशि है वो गुरु है। तो शनि गुरु का योग होता है, गुरु बलवान हो और शनि का अपेक्षाकृत कम हो, ये तमोगुणी नक्षत्र है। तो यह बहुत श्रेष्ठ परिणाम देते हैं। शनि बलवान हो जाए, गुरु कमजोर हो जाए, तो ऐसा व्यक्ति है ना डिस्ट्रॉयर होता है ना। ये बहुत ही एक्सट्रीम क्रिमिनलिटी भी देता है। आदमी ये निकेन प्रकार अपनी सारी लस्ट डिजायर्स, अपनी चाहत पूरा करेगा, चाहे उसके लिए कुछ भी करना पड़े। क्रूर हो जाता है, क्रूर हो जाएगा, कैसे भी करके प्राप्त करे। और वही अगर गुरु बलवान हो जाए, सुबत्व को प्राप्त हो जाए, तो ज्ञान से उस चीजों की प्राप्ति करेगा, है ना। इसको वॉरियर स्टार बोलते हैं। आदमी ये निकेन प्रकार अपनी चीजों को प्राप्त करता ही है ना। उत्तरा भाद्रपद ये एक ध्रुव नक्षत्र है, रवि की तरह, सूर्य की तरह ध्रुव नक्षत्र है। यह इसकी योनि जो है गो है, गाय की योनि होती है। इसमें आम का पेड़ लगाया जाता है, पैरों में इसका निवास बताया गया है। और इसमें व्यक्ति किसकी प्रधानता लेकर बैठा है? गुरु और शनि दोनों का योग इसमें रहता है, दोनों प्रभावित करते हैं। अगर वह शुभ तुल्य में शुभ स्थानों पर है,
लग्नेश से मित्र वगैरह हो रहे हैं या लग्नेश को कोऑपरेट कर रहे हैं, दोनों तो मित्र हो नहीं सकते क्योंकि अलग अलग कैटेगरी के हैं। लेकिन अगर एक दूसरे को फैसिलिटेट कर रहे हैं एक दूसरे को, तो यह बहुत शानदार है। आदमी वॉरियर होता है, जीतता है ना। लेकिन वही अगर उल्टा हो जाए तो आदमी जो है वह डिस्ट्रॉयर भी हो जाता है। और ये नहीं कहने प्रकार है, चाहे उसको कुछ भी करना पड़े, किसी का भी कितना नुकसान करना पड़े। ऐसे व्यक्ति जो समुद्र से निकलने वाली चीजों के, समुद्र से उत्पन्न होने वाली चीजों को, ये नौका वाहन को, समुद्र से, ये पृथ्वी के नीचे से जो जल तत्व निकलते हैं, जो क्रूड ऑयल वगैरह निकलता है उनका, है ना, काली चीजें निकलने पे कोयला वगैरह का, उनका, खाद खदानों के काम का प्रवीण होता है। आदमी इंजीनियरिंग कैपेसिटी का होता है ना। आदमी पढ़ाने लिखाने में भी माहिर होता है, नेता होता है। और युद्धक यानी वह सुरक्षा क्षेत्र में, पुलिस हो चाहे वह मिलिट्री वगैरह, उनमें वो कार्यरत रहता है। तो इस प्रकार से इसका प्रभाव है ना। पाया जैसा मैंने बताया कि वो तो आपको देखना पड़ेगा कि कई जगह स्वर्ण पाया है, कई जगह लोहे का पाया है, वो आप तय करेंगे। उत्तराबाद पदवी जो है वो है एक राक्षस, नहीं सॉरी, पूर्वा मैं गलत बता गया। पूर्वा, उत्तरा, बढ़नी और रोहिणी ये मनुष्य गण है भाई। अब सोनिया जी वो सुधार करना, वो राक्षस गण नहीं है, मनुष्य गण लिखना। हेलो सोनिया जी, वो राक्षस गण नहीं, मनुष्य गण लिखना। यस सर। पूर्वा, उत्तरा, रोहिणी। हाँ सर, मनुष्य लिख लिया। हाँ, और आद्रा। हाँ, रोहिणी और आद्रा ये मनुष्य गण है। थोड़ा सा ना, बढ़नी, रोहिणी, आद्रा, रोहिणी और आद्रा, बढ़नी नहीं, तो ये भी जो है मनुष्य गण है। कभी कभी फ्लो में है ना गलत हो जाता है। ये भी मनुष्य गण है ना। और तो कहने का आशय ये है कि हम किसी भी नक्षत्र का जो निष्कर्ष निकाल रहे हैं, तो इतनी चीजें, आकाश तत्व है, ये जो है तमोगुणी है, तो उन सबको स्थापित करके हमको नट सेल में रिजल्ट निकालना है। अब वो रिजल्ट जो है उसमें प्रधानता कौन कर रहा है, कौन ग्रह कुंडली का, मान लीजिए गुरु बलवान है और गुरु ही इसको गवर्न कर रहे हैं, तो यहाँ से वो शुभ ही शुभ उत्पन्न करेंगे। अब शनि को मजबूरन शुभ देना पड़ेगा। अब मान लीजिए शनि क्रिमिनल है, वही डोमिनेट कर रहे हैं और वही इसको प्रभावित भी कर रहे हैं, तो फिर वो आदमी का तो पूरा आप समझ लो क्या हो गया है ना। अब ऐसे को आप देखोगे तो आप क्या कहोगे उसको, भैया उसको सर्जन बना दो, उसको तोड़ फोड़ वाला बना दो, उसको कोई रिसर्चर बना दो, है ना, सर्विस एकदम से सुरक्षा क्षेत्र में भेज दो। उस तरह से आप उसको, आप कार्य क्षेत्र उसका निर्धारण कर सकते। ये आपको स्वयं को अपने विवेक से निकालने पड़ेंगे। पंचक है ही, ये मैंने बताई दिया आपको। तो ये सब चीजें आपको देखनी पड़ेगी। नाड़ी की बात करें तो मध्य नाड़ी है या पित्त प्रवृत्ति है, ये तो आप धीरे धीरे जब प्रैक्टिस करोगे तो आपको सब याद हो जाएंगे। लेकिन ये इंडिकेटिव है। अब जैसे एक चीज और है, अब धातु मूल जीव की बात करेंगे, देव नर और राक्षस की बात करेंगे, है ना। द्वार गई भई और गर्भ की बात करेंगे, जो हमने राशियों में बात करी थी, वह नक्षत्रों पे भी लागू होती है। उसमें कंटिन्यूटी है, जैसे 1 2 3 धातु मूल जीव है, वो उसी तरह चलेंगे। तो वो आगे के उसमें पढ़ेंगे हम, जैसे ब्रह्मा विष्णु महेश, इसी क्रम में चलते हैं। तो जैसे पहला नक्षत्र है वो ब्रह्मा विष्णु और महेश, तो उनके उपाय उस तरीके से होंगे। तो वो जब नक्षत्रों के उपाय पे आएंगे तब उसका विश्लेषण करेंगे। राइट। और कोई विशेष बात कोई पूछना चाहे इसमें?